हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल होता है। दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। अब दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो हम जानते हैं न्यूक्लियॉन्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके दो पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस आपका स्टेबल क्यों होता है? न्यूक्लियस आपका स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको बाइंड करके रखता है। तो जैसे हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो भी आपका फोर्स वर्क करता है, द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से आपका ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? जैसा कि मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन आपके चार्जलेस पार्टिकल होते हैं जो कि वो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव पार्टिकल होता है। नाइनटीन 1930 से 1950 के बीच में द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स एंड एक्टिंग बिटवीन चार्जेस आर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस। अब न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पहला पॉइंट आप राइट कर सकते हो। इसकी अगर प्रॉपर्टीज आ जाएंगे तो किस तरह से आप प्रॉपर्टी राइट करोगे? तो यहाँ लिखोगे न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम्बिक फोर्स, या कूलॉम फोर्स के मच ग्रेटर होता है। कूलॉम फोर्स के स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स। ये पहला पॉइंट है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी की मात्रा होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी की मात्रा होती है जो न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स चार्जेस के बीच में वर्क करता है, जबकि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका दो चार्जलेस मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में वर्क करता है। तो इस तरीके से दोनों को हम इस प्रकार से डिफर कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी। और सेकेंड प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एट देयर डिस्टेंस इज मोर देन
फेप्टोमीटर। अगर कई फेप्टोमीटर से अगर इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्स की, तो उस केस में न्यूक्लियॉन्स के बीच की अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, उस केस में जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स बहुत 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 कम वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीक। पहले तो मैंने आपको पहले वाला बता दिया कि कूलॉम फोर्स की अपेक्षा न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर होता है। और दूसरा ये बता दिया न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से कम होता है, टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन द फ्यू फेप्टोमीटर्स। अगर कई फेप्टोमीटर एक डिस्टेंस होती है जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस को शो करता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होती है कई फेप्टोमीटर में अगर ज़्यादा हो जाती है, उस केस में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत तेज़ी से फॉल करता है, बहुत तेज़ी से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज द रीजन फॉर, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी की जो मात्रा होती है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे आप राइट कर सकते हो। द न्यूक्लियर फोर्स decreases when distance between nucleons increases। अब हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? तो ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और ध्यान रहे इन्हीं पॉइंटों का ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से। और एक बात है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप डेफिनेशन भी आसानी से बना सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें नीड होती है, या जितनी एनर्जी के साथ, ये भी कह सकते हैं आप कि जितनी एनर्जी के साथ में न्यूक्लियॉन्स आपके बंधे हुए होते हैं उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 2 पॉइंट यहाँ पर, तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर डिफाइन करना है, द रिक्वायर्ड एनर्जी breaks the nucleons is called binding energy, तो उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज ए पोटेंशियल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज ए पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स which is the function of distance। मतलब उनके बीच की डिस्टेंस किस चीज़ पर है, उसके ऊपर आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो या आपका न्यूक्लियर फोर्स हो, उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका अट्रैक्शन फोर्स फर्मीमीटर या फिर 0.8 फेप्टोमीटर पर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, दिस मीन दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव डिस्टेंस लार्जर देन। अगर डिस्टेंस आपकी 0.8 से लार्जर है, उस केस में दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। कौन सा फोर्स?
अट्रैक्शन फोर्स आपका वर्क करेगा अगर क्या है डिस्टेंस इससे लार्जर है। अगर 0.8 से स्मॉलर है उस केस में ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी और ये न्यूक्लियर फोर्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। देखो, रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फेनामेना होती है। रेडियो एक्टिविटी, देखो रेडियो एक्टिव मेटल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेडियो एक्टिव वो मेटल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। इट मीन्स दैट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस आर मच, बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर आपका 80 एबो वाले, जिनका भी एटॉमिक नंबर मतलब जिनके भी पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 80 से एबव होते हैं, वो आपके मैक्सिमम वो आपके रेडियो एक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं, जिनमें यूरेनियम 92, 85, 90 ये सभी आपके रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो रेडियो एक्टिव मेटल्स आर दैट मेटल, रेडियो एक्टिव वो मेटल्स होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज अपने आप अनस्टेबल होती है और न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं खुद से क्या होती है, निकलती रहती हैं। ऐसे मेटल्स को हम रेडियो एक्टिव मेटल कहते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो देखो, अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो किस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को याद नहीं करना होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जितने भी कलेक्शन करते हो, जितना भी नॉलेज आप गेन करते हो, तो उसको एक लैंग्वेज में, अपनी सेल्फ की लैंग्वेज में उसको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, अपनी लैंग्वेज में उसे राइट करना होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच एमिट्स अल्फा बीटा गामा रेज, from their nucleus, those metals are called radioactive metals and property known as radioactivity। अगर किसी भी, आप प्रॉपर्टी यहाँ पर जान लीजिए, 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। तो रेडियो एक्टिव डीके वो होता है जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा रेज निकलती हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट, 4 यूनिट की एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी और एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी होती है। जबकि अगर बीटा रेज निकलती हैं तो ये एक्चुअली होते आपके इलेक्ट्रॉन ही हैं और जिससे आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 यूनिट इंक्रीज कर जाता है। देखिए, अगर गामा रेज किसी भी सब्सटेंस से अगर एमिट करते हैं तो कोई भी कमी उसके अंदर नहीं आती, ना उसके एटॉमिक नंबर में कोई
इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। तो रेडियो एक्टिव डीके के बारे में हम आपको यहाँ बता दें। When a nucleus emits alpha particle (2He4) हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल 2He4 atomic mass decreases (4 units) and atomic number decreases 2 units. नो चेंज इन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है। ये पहला पॉइंट है आपका, अल्फा पार्टिकल से क्या डिफरेंस आया। व्हेन बीटा डिके -1 0 1 unit increases the atomic 1 unit increases the atomic number. No effect in atomic mass. No effect in atomic mass. थर्ड पॉइंट है, when gamma decay, ये गामा का साइन होता है, गामा डिके no change in atomic number and atomic mass. No change in atomic number and atomic mass. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बीटा डीके होता है या अल्फा डीके होता है तो किस तरह से क्या क्या चेंजेस उसके अंदर यहाँ पर आते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये अगला पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, लॉ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मतलब कौन सा लॉ है जो इस पर रेडियो एक्टिव डीके पे लागू होता है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर कौन सा लॉ है जो कि आपका यहाँ पर लागू होता है। तो एन अपॉन में तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, इफ द n is the number of nuclei, n is the number of nuclei in the sample delta n decay in time delta t आपको सेम एज ऐसे ही राइट करना है, मतलब डेल्टा एन अपॉन में डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। मान लिया आपने 10 ग्राम, यहाँ पर अब आप समझ पाएंगे
कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है क्या। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अब हम कुछ ज़्यादा स्पीड में इसे बोलेंगे, आप समझना इसके बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है क्या। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है कि आपने मान लिया 10 ग्राम आपने यूरेनियम ले लिया, रेडियो एक्टिव मेटल है आपका यूरेनियम, आपने 10 ग्राम यूरेनियम ले लिया और उस यूरेनियम का आपने 10 घंटों में आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया, मतलब डेल्टा टी, तो वो अपनी कितना मात्रा उसका डिके हो गया। तो वही डेल्टा एन जो आपका डिके मात्रा हुई, मान लिया 10 ग्राम में, 10 ग्राम में आपका 2 ग्राम जो है वो डिके हो गया, सैंपल आपका 10 ग्राम का है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के हिसाब से यहाँ पर टाइम जितना भी है 10 घंटे है, वो आपने टाइम यहाँ पर ले लिया, और जितनी मात्रा 2 ग्राम 3 ग्राम 6 ग्राम जितना भी डिके हुआ उसको आपने ऊपर ले लिया। और इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मात्रा, जितनी भी मात्रा आपने ली थी उस मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा टी इज dn अपॉन में dt। अब हमने इसको डिफरेंशियल में ले लिया क्योंकि बहुत कम मात्रा है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस लेमडा एन के आ गया, जो यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ था, डेल्टा, तो यहाँ पर हमने उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में राइट कर दिया, डी एन अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस डेल एन के। अब यहाँ डेल क्या आ गया, डेल्टा जो ये डेल आ गया, ये क्या है, तो डेल जो है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के द्वारा हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये डेल ले लिया, और इस तरीके से आपका जो प्रोपोर्शनल रेडियो एक्टिव डिके का जो फार्मूला है वो आपने यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी एन अपॉन में एन को हम, क्योंकि एन का डेरिवेटिव है आपका डी एन, और डी टी आप लेमडा डी टी आ जाएगा, माइनस लेमडा डी टी, हम इसको इंटीग्रेशन के फार्मूले में ले जाएंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा डी एन अपॉन में एन माइनस डेल आपका पहले आ जाएगा, और ये आपका डी टी हो जाएगा। और इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट आप जान लीजिए एन नॉट से लेकर एन तक, ये आपका इनिशियल है, मतलब ज़्यादा मात्रा में है, और ये आपका जो भी आपका डिक्रीज हुआ उसकी मात्रा है, और टाइम कहाँ से चालू हुआ था, टी नॉट से टी तक हुआ था। इनिशियल और फाइनल मात्रा हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉग एन, क्योंकि हम जानते हैं 1/x, मैथ में आपको पढ़ाया भी गया होगा, तो ये हो जाता है आपका लॉग एक्स। तो लॉग एन, और लेकिन लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, और माइनस लेमडा, और डी टी का सिर्फ टी हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर टी नॉट टू टी हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट माइनस लेमडा टी माइनस टी नॉट, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा लॉग, अगर लॉग माइनस में होता है तो अपॉन में जाता है, लॉग एन अपॉन में एन नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी माइनस लेमडा टी माइनस टी नॉट। अगर टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया जाए, अगर टी नॉट इक्वल टू हमने यहाँ पर ज़ीरो ले लिया, तो उस केस में आपका लॉग एन अपॉन में एन नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी के हो जाएगा, माइनस लेमडा टी। अगर हम यहाँ पर
लेना चाहें, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ से लॉगरिथम को हटाना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। उस केस में हो जाएगा n/n0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। जब हमारा लॉगरिथम हटता है ना तो लॉग तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन दूसरी साइड का जो भी आपका क्वांटिटी होगी वो आपकी किस में जाएगी, वो आपकी जाएगी एक्सपोनेंशियल में। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये आपका फाइनल यहाँ पर लॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके का। अब इसको और भी आगे हम बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हमें डिके रेट निकालना है, डिके रेट, तो यहाँ पॉइंट जरूर डालें कि डिके रेट क्या होगा यहाँ पर। तो डिके रेट को आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर इक्वल टू होगा माइनस डी एन अपॉन में डी टी के। और ये आर इक्वल टू हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, आर इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो इस तरीके से रेट डिके जो होगा या डिके रेट जो होगा इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हेनरी बैकरेल ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो रेडियो एक्टिव डीके की जो भी यूनिट होगी वो क्या होगी, बैकरेल होगी। क्या होगी, बैकरेल होगी। आ जाएगा कि हेनरी बैकरेल क्या होता है, तो बैकरेल लिखोगे। रेडियो एक्टिव डीके की जो भी यूनिट होगी उसे हम उसे हम बैकरेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकरेल, क्योंकि हेनरी बैकरेल ने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बैकरेल हुआ। और वन बैकरेल इक्वल टू होता है आपका, वन बैकरेल इक्वल टू है 1 डिके पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। और 1 क्यूरी, और इसी में एक दूसरी यूनिट है, ओल्ड यूनिट जो है वो आपका क्यूरी है। क्यूरी का CURIE क्यूरी। 1 क्यूरी इक्वल टू होता है, 1 क्यूरी इक्वल टू है यहाँ पर। ध्यान रहे यूनिट का बहुत बड़ा इस्तेमाल है यहाँ पर। तो ये आपका होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल। और बैकरेल को हम शॉर्ट में BQ के द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद में हम ये आपकी क्यूरी के बारे में बता दें कि क्यूरी में होता क्या है, ठीक है। अब हम इसके बाद में हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ अगर आपने किसी भी चीज़ का सैंपल लिया, जितने टाइम में वो टोटल मात्रा का हाफ रह जाएगा। आपने सैंपल 10 ग्राम का लिया तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं, जितने टाइम में वो अपने पहले मतलब 10 ग्राम का 5 ग्राम रह जाएगा। उस मात्रा को हम, या उस टाइम को हम, मात्रा जितने टाइम में हाफ रह जाएगी उस टाइम को, जितना टाइम उसमें लगा उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो मीन हाफ लाइफ या हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, which is the
विच इज द टाइम एट विच N and R have been reduced मतलब कम हो जाते हैं, reduced to one half their initial वैल्यूज़। तो इसका फार्मूला किस तरह से, अगर हाफ लाइफ को हम टी हाफ की तरह रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी हाफ, और इनिशियल अमाउंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका यहाँ पर लेमडा है, और टाइम जो है वो आपका टी हाफ है। उस केस में आपका टी हाफ जो होगा वो होगा log 2 अपॉन में लेमडा, तो जैसे हाफ लाइफ आता है तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, टाइम को आप टी हाफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और ये आपका डिसइंटीग्रेशन होगा, और उस केस में टी हाफ का, वैसे तो इसमें अधिकतर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो याद रहे कि टी हाफ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर log 2 0.693 अपॉन में लेमडा। तो इस तरह से टी हाफ को इस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि आपकी ये पॉइंट है।